दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी की क्लास को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 47 नंबर का लेक्चर है और अति संभावित प्रश्नों पर चर्चा करें। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि प्री और मेंस दोनों के सवालों को कवर करें। कभी आप हमारा साथ दीजिए, 10-5 मिनट का अगर फुर्सत हो आपके पास, मतलब तो केवल 10-5 मिनट के लिए वीडियो देख लीजिए। बाकी ना एक वीडियो देखने के बाद वादा करता हूं कि आगे आप प्लेलिस्ट में ढूंढ ढूंढ कर वीडियो देखेंगे। एक दिन में 15 विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुद्दे की बात करता हूं, टेस्ट सीरीज हमारे पास है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, किताब हमारे पास है, आप ले सकते हैं। सीधे कहानी शुरू करता हूं क्योंकि 5 मिनट का समय जो आपने दिया है उसको मुझे यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो पहला ही सवाल प्राचीन इतिहास से संबंधित है और मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है कि वैदिक कर्म कांडों में होता का संबंध दोस्तों किससे है? होता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वेद कितने होते हैं दोस्तों? तो वेद की संख्या होती है 4। लेकिन ये जो ऊपर के 3 वेद हैं दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है वेद त्रयी। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। और जो अभी आपका सही जवाब है वो है दोस्तों होता। ये किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का जो पाठ करने वाले होते हैं ना, उन्हें होता कहते हैं, ठीक है। ये क्या दोस्तों? तो एक तरफ मैंने लिख दिया वेद का नाम, दूसरी तरफ लिख दिया दोस्तों पाठ करने वाला। क्या लिख दिया दोस्तों? पाठ करने वाला क्या कहलाता है? यही आपसे पूछा जा रहा है। जैसे ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होता कहते हैं। क्या जरूरी कि यही सवाल आपसे पूछा जाएगा आयोग के द्वारा? आयोग आपसे अब यजुर्वेद पूछ सकता है, सामवेद पूछ सकता है। तो यजुर्वेद पूछे तो याद रखेगा इसके पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? अधर्वी कहते हैं। यजुर्वेद ही दोस्तों वह वेद है, याद रखेगा, जो गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। और इसमें कर्म कांड वगैरह बताए गए हैं। जिस तरह से ऋग्वेद में क्या बताया गया दोस्तों? स्त्रोत बताया गया है, उसी तरह से यहां पर कर्म कांड वगैरह बताया गया, ठीक है। उसके अलावा सामवेद में दोस्तों संगीत वगैरह के बारे में बताया गया है और इसके पाठ करने वाले को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। इसमें क्या बताया गया दोस्तों? संगीत वगैरह के बारे में। अथर्ववेद से संबंधित जो होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अथर्ववेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्म कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्म या ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है, ब्राह्मण कहलाता है। और इसमें क्या दोस्तों? इसमें जादू टोना, ठीक है, जादू टोना, वशीकरण, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। चिकित्सा वगैरह के बारे में दोस्तों यहां चर्चा किया गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह जिस तरह से वेद दे रहा है, इसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ दोस्तों आपको बताना है कि जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? तो ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और कौशितकी ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों? तो एकव। एकव याद रखेगा, ये इसमें हो जाएगा। इसी तरह से यजुर्वेद में क्या आता है? मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो शतपथ ब्राह्मण आता है। क्या दोस्तों? एक एक करके पढ़ लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण आता है। ऐसे सामवेद में क्या आता है दोस्तों? तांड्य ब्राह्मण आता है। क्या आता है दोस्तों? तांड्य आता है। इसी तरह से अथर्ववेद में क्या आता है? गोपथ ब्राह्मण आता है। क्या आता है दोस्तों? गोपथ ब्राह्मण। तो ये सारे ब्राह्मण ग्रंथ आप इसे भी याद रखेगा, ठीक है। एक चीज और पूछता है, जैसे ऋग्वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है? क्या आप सभी जानते हैं? अगर ऐसे परीक्षा में पूछ दे कि ऋग्वेद से संबंधित उपवेद कौन सा है तो क्या बताएंगे? याद रखिएगा आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद। एक सेकंड, आयुर्वेद दोस्तों अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है आयुर्वेद ना, तो याद रखेगा अथर्ववेद, धनुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद हो जाएगा। यहां पर एक चीज में गलत कर दिया, ठीक है। आयुर्वेद, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये उपवेद पूछता है, ये पूछता आयुर्वेद। लोग समझते हैं कि अथर्ववेद में केवल और केवल जादू टोने के बारे में बताया गया, ऐसा नहीं। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण और इसके अलावा दोस्तों चिकित्सा संबंधी बातें बताएगी। तो चिकित्सा बोल दिया तो आयुर्वेद पे आ जाइए। किस पे आ जाइए दोस्तों? आयुर्वेद पे आ जाइए, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इस तरह से भी दोस्तों सवाल पूछा जाता है। उसी तरह से सामवेद को क्या कहते हैं दोस्तों? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। क्या दोस्तों? गंधर्व वेद, ठीक है, गंधर्व वेद, ठीक है। अब गंधर्व का संबंध तो दोस्तों आप संगीत से भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। और यजुर्वेद से संबंधित क्या हो जाएगा दोस्तों? धनुर्वेद हो जाएगा। यजुर्वेद से संबंधित क्या हो जाएगा? धनुर्वेद हो जाएगा। तो ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे आ जाए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की स्थापना दोस्तों किसने किया था? यह आपको बताना, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना बहलोल लोदी ने नहीं, बहलोल लोदी ने दोस्तों लोदी वंश की स्थापना किया। किसकी? लोदी वंश की स्थापना किसने किया दोस्तों? याद रखेगा बहलोल लोदी ने किया है। फिरोज शाह तुगलक भी जवाब नहीं है। खिज्र खां नहीं है। खिज्र खां ने दोस्तों सैयद वंश की स्थापना किया, ठीक है, सैयद वंश की स्थापना
सैयद वंश की स्थापना किसने किया दोस्तों? याद रखिएगा खिज्र खां ने किया है। यहां जो सही जवाब है यह है दोस्तों सिकंदर लोदी। क्या है? सिकंदर लोदी दोस्तों आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा आगरा दिल्ली सल्तनत की राजधानी कब बनी? तो आगरा, अच्छा आगरा की अगर स्थापना की बात करें, सुनिएगा ध्यान से, आगरा की स्थापना अगर पूछे तो बताएगा स्थापना हुआ था 1504 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों अगर राजधानी बनने की बात हो रही है तो याद रखिएगा राजधानी बनी थी 1506 ईस्वी में। तो 4 और 6 ये दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन कौन से हैं? फिरोज शाह तुगलक दोस्तों याद रखिएगा तुगलक वंश का था। लेकिन अगर मैं तुगलक वंश की स्थापना की बात करूं, तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा इसकी स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने किया था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल आता है और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों फिरोजाबाद शहर की स्थापना किया। किसका? फिरोजाबाद। ठीक है, देखिए 2 शहर है इसी तरह से नाम है, एक फिरोजाबाद एक फतेहाबाद। दोनों शहर दोस्तों किसने बसाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और जौनपुर शहर की स्थापना भी इसने किया था। जौनपुर की स्थापना अपने भाई जौना खां की याद में किया था। ठीक है, जौना खां की याद में क्या किया था? जौनपुर शहर की स्थापना किया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी फिरोजपुर याद रखेगा, फिरोजपुर भी याद रखेगा। फिरोजाबाद अलग है, फिरोजपुर अलग है और फतेहाबाद अलग है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी स्थापना किसने किया दोस्तों? ये फिरोज शाह तुगलक ने किया है। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना दोस्तों किसने किया है? तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया है। किसने किया दोस्तों? खिज्र खां ने किया है। खिज्र खां का जो पुत्र था दोस्तों आप याद रखेगा उसका नाम था मुबारक शाह। ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? मुबारक शाह। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं दोस्तों? खिज्र खां का पुत्र था मुबारक शाह। इसके ऊपर एक किताब लिखा है इसके ऊपर एक किताब लिखा हुआ दोस्तों तारीख ए मुबारक शाही। क्या किताब है दोस्तों? तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही दोस्तों ये किताब लिखा है। इस किताब को किसने लिखा दोस्तों? यहिया बिन सरहिंदी ने लिखा है। बहुत परीक्षा में आता है। ठीक है, यहिया बिन सरहिंदी ने किस किताब की रचना किया दोस्तों? वो खिज्र खां के पुत्र के लाइफ स्टाइल पे ही दोस्तों किताब है जिसका नाम है तारीख मुबारक शाही। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, ये खिज्र खां वही व्यक्ति है जो टोपी सीकर अपना जीवन गुजारा करता था, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो वह तथ्य भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां लोदी वंश की बात हो रही थी, तो लोदी वंश में सबसे ऊपर किसका क्रम है दोस्तों? बहलोल लोदी का। ठीक है, बहलोल लोदी का जिसने लोदी वंश की स्थापना किया। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर है सिकंदर लोदी का जिसने आगरा वगैरह बसाया था। ठीक है, तीसरा नंबर आता दोस्तों इब्राहिम लोदी का। किसका नाम आता है? इब्राहिम लोदी का। इसी इब्राहिम लोदी के साथ दोस्तों युद्ध हुआ है किसका? बाबर का युद्ध हुआ है, जिसे हम नाम देते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर जो मुगल था दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे इसी युद्ध को कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? 1526 ईस्वी में। वो इसी सिकंदर लोदी के बाद जो शासन था दोस्तों इब्राहिम लोदी का था, उसी के साथ दोस्तों यह लड़ा गया है। ठीक है, तो जब इतना कुछ पढ़ेंगे ना एकदम मिला जुला करके तब चीजें आपको याद होंगी और आपको लगेगा कि वाकई पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सवाल है। आपको बताना कौन सा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, अब मुझे पता है बच्चा परेशान। ठीक है, कौन सा विद्रोह कब हुआ था, किसने नेतृत्व किया था और कहां हुआ था, इतनी बात मुझे बताओगे तब मैं मानूंगा ये सवाल आता। केवल उत्तर नहीं सही करना है। आओ मैं सही कराता हूं। रंपा विद्रोह को पहले याद रखेगा, इसे मान्यम विद्रोह का नाम भी दिया जाता है। और यह विद्रोह दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? यह विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। आंध्र प्रदेश में मनसबदारों के खिलाफ। किसके खिलाफ दोस्तों? मनसबदारों के विरोध में यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, और किसने किया था इसका नेतृत्व? तो अल्लूरी सीताराम ने। किसने किया था दोस्तों? अल्लूरी सीताराम ने दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कब किया था? तो 1879 से 80 के दौरान, 1879 से 80 के दौरान दोस्तों हुआ था। तो पहला वाला आप मैच करा दिए, रंपा विद्रोह क्या हो जाएगा? 1879 से 80। दूसरा दोस्तों जो पाबना विद्रोह दे रहा है, ये पाबना विद्रोह कहां पर हुआ था? ये बंगाल में है। ठीक है, अच्छा पाबना को लोग मोपला समझ लेते हैं। मोपला जो हुआ था दोस्तों, मोपला विद्रोह आप पढ़ेंगे, ये केरल में हुआ था। और मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ये पाबना है। पाबना जो स्थान है दोस्तों ये बंगाल में स्थित है। और पाबना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ईशान चंद्र राय ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ईशान चंद्र
ईशान चंद्र रॉय ने किया था। रॉय वहीं पर होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और कब हुआ था? तो 73 से 76 के दौरान, 1873 से 76, ठीक है, 1873 से 76। तो इसको याद रखेगा, पावना विद्रोह आ जाएगा यहां पर, ठीक है। तो पहले का 2 हो गया, दूसरे का 4 हो गया, तो 2 4 जो आपको मिल रहा है ये ऑप्शन नंबर बी में ही मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह से बंगाल का जो नील विद्रोह है ये 1859-60 के दौरान हुआ था। 1859 क्रांति जब हुई थी ना, तो क्रांति के बाद दोस्तों ये बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। यहां पर दिगंबर एवं विष्णु विश्वास का नाम आता है। किसका? दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने क्या किया था? विष्णु विश्वास ने इसका नेतृत्व किया था। आप याद रखेंगे। और कहां पर यह विद्रोह हुआ था दोस्तों? तो यह विद्रोह हुआ था बंगाल में, तो नाम में ही लगा है, ठीक है। इसी तरह से जयंतिया, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां पड़ा है ना, तो याद रखेगा दोस्तों ये जो है आपका मेघालय में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? मेघालय, असम और बंगाल तक दोस्तों इसका प्रभाव था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये तीनों जगह का नाम याद रखेगा, क्योंकि ये जो जनजाति थी बहुत काफी जगह दोस्तों विद्यमान थी। तो पूर्वी बंगाल, असम और मेघालय ये सभी दोस्तों प्रभावित एरिया था, याद रखेंगे। 1860-63 के दौरान ये आंदोलन हुआ था। और एक सवाल जो कि इसका नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? तो ऐरात सिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों? ऐरात सिंह ने जयंतिया विद्रोह का दोस्तों नेतृत्व किया था। इसी तरह से कूका विद्रोह का नेतृत्व पंजाब में गुरु राम सिंह ने किया था, ठीक है। वो सब याद रखिएगा, ठीक है, लिख लीजिए, परीक्षा में बहुत आता है, ठीक है। कूका विद्रोह, ठीक है। कूका का संबंध किससे दोस्तों? याद रखिएगा, राम सिंह से। किससे संबंध है? राम सिंह से है। और यह विद्रोह कहां हुआ था दोस्तों? पंजाब में हुआ था, ठीक है। इस सारे तथ्यों को आप याद रखेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर हो जाएगा 1, ठीक है, 59-60 और जयंतिया हो जाएगा 60-63। तो यहां जवाब हमारा बी वाला दोस्तों सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और दे दिया, कूट वाला सवाल ही है, और ये भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। एक तरफ सूची दे रहा, दूसरी तरफ मिलान करना। जैसे काकरापारा क्या है? पोखरण क्या है? तो पोखरण क्या दोस्तों? परमाणु बम विस्फोटक स्थल है। और पोखरण कहा दोस्तों? राजस्थान में है, जहां पर टेस्टिंग किया गया था ना, आपने मूवी भी देखा होगा, उसमें दिखाया गया। थुम्बा और श्रीहरिकोटा तो दोस्तों उपग्रह प्रमोशन केंद्र है। काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और थुम्बा दोस्तों रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। तो जो उत्तर बनेगा 3 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 4 बनेगा। तो 3 1 2 4 ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में परमाणु बम विस्फोटक स्थल दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेंगे यह एक ही है दोस्तों, जो कि पोखरण में स्थित है, ठीक है। पोखरण याद रखेगा, यहीं पे टेस्टिंग किया गया था पहली बार। पोखरण आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है। थुम्बा दोस्तों क्या है? थुम्बा रॉकेट प्रमोशन केंद्र है। क्या दोस्तों? रॉकेट प्रमोचन केंद्र कौन सा दोस्तों? थुम्बा है। अच्छा बच्चे, थुम्बा और ये जो श्रीहरिकोटा है, दोनों में बड़े कंफ्यूज होते हैं। श्रीहरिकोटा हमेशा सैटेलाइट के लिए याद रखेगा, ये उपग्रह प्रमोशन केंद्र है, ठीक है। उपग्रह यानी सैटेलाइट, यहां से क्या भेजी जाती है दोस्तों? सैटेलाइट भेजी जाती है, याद रखेगा। किस स्थान से? याद रखेगा श्रीहरिकोटा से। कहां से दोस्तों? श्रीहरिकोटा से। और तारापुर ये तो अलग ही पूछ दिया, जैसे यहां पर काकरापारा दिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, वैसे कई सारे पावर प्लांट है। उसी तरह पूछ रहा कि तारापुर जो पावर प्लांट है दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो तारापुर पावर प्लांट दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र में। ऐसे दोस्तों कुछ और सवाल देता है, जैसे काकरापारा देता है, मान लीजिए आज ये दिया काकरापारा। अच्छा, काकरापारा को लोकेशन पूछ सकता है ना कि काकरापारा सर है कहां पर? काकरापारा, तो काकरापारा है गुजरात में। कहां पर दोस्तों? गुजरात में, ठीक है। इसी तरह से पूछता है कैगा कहां पर है दोस्तों? कैगा कहां पर स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में स्थित है। इसी तरह से पूछता है कलपक्कम कहां स्थित है? कलपक्कम, ठीक है। तो कलपक्कम दोस्तों याद रखेगा तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। इसी तरह से पूछता है नरौरा कहां स्थित है? नरौरा कहां दोस्तों? उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुलंदशहर में। तो इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सब बढ़िया बढ़िया सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल है। एकदम ना मैं लगातार पढ़ाते चलता हूं, आपको बहकने का मौका ही नहीं दूंगा, ठीक है। घड़ी देखने की कोशिश कर रहे थे कब 10 मिनट बीते और नितिन सर का देखें कि इन्होंने क्या सिखाया। बहुत कुछ सिखाया, बस आप सीखते चलो, ठीक है। ध्यान देना, यहां पर दोस्तों ये सवाल प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो नहीं है उसे बताइए। पोत निर्माण केंद्र भी अमेरिका का दिया है, सभी अमेरिका से संबंधित है, और राज्य दिया है। ह्यूस्टन दोस्तों टेक्सास में है क्या? बिल्कुल, ह्यूस्टन टेक्सास में है। स्पैरोज भी दोस्तों मैरीलैंड में अमेरिका में है। न्यू ऑरलियंस भी दोस्तों यहीं पर है। कैम्डेन दोस्तों जो फ्लोरिडा लिखा दोस्तों गलत है, ये यहीं पर दोस्तों ये गलत हो गया। कैम्डेन जो दोस्तों ये फ्लोरिडा में नहीं है, ठीक है। कैम्डेन दोस्तों ये अमेरिका में है ही नहीं, इसीलिए यहां पर दोस्तों ये गलत बन रहा है।
कैमडेन नाम का जो पोत निर्माण केंद्र है ये आपके यूके में पड़ता है, लंदन में। कहां पर है दोस्तों? लंदन। ये कहां है? यूके में है, ये यूएसए में नहीं है। अगर हम टेक्सास की बात करें तो टेक्सास भी आपके यूएसए में स्थित है, मैरीलैंड भी दोस्तों यूएसए में स्थित है, और लुइजियाना दोस्तों यह भी आपके यूएसए में स्थित है। ठीक है, स्पैरोज पॉइंट अगर पूछा जाए, एक नया सवाल सुनिए, स्पैरोज पॉइंट कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये वही मैरीलैंड जिसके बारे में पूछा है। ठीक है, इसे स्पैरोज पॉइंट बोलते हैं, ये मैरीलैंड। ठीक है, और मैरीलैंड है कहां पर दोस्तों? तो आपने बता दिया कि यूएसए में स्थित है। ठीक है, इसी तरह से न्यू अर्लियंस वो आपके एग्जाम में दिया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेगा इसका नाम है लुइजियाना। क्या नाम दोस्तों? लुइजियाना। लुइजियाना भी आपके यूएसए में स्थित हो गया। ह्यूस्टन दोस्तों ये तो टेक्सास आप जान ही रहे हैं, टेक्सास की जगह टेक्सास लिखिएगा दोस्तों, टेक्सास। ठीक है, अच्छा एक सवाल और मन में आ रहा होगा कि सर भारत में कहां कहां पर है। अगर यही सवाल दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ दे कि भारत में पोत निर्माण केंद्र कहां पर है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? याद रखेगा, सबसे पहले बताएगा मझगांव। मझगांव कहां पड़ता है दोस्तों? मझगांव जो स्थान दोस्तों महाराष्ट्र में है, यहां पर भी पोत निर्माण होता है। ठीक है, ये क्या बता रहा हूं मैं आपको? पोत निर्माण केंद्र बता रहा हूं। ठीक है, कि भारत में पोत निर्माण कहां होता है। इसी तरह से भारत में पोत निर्माण कोचीन में भी होता है। कहां होता है दोस्तों? कोचीन। और ये कोचीन कहां है? तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, कोचीन कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। इसी तरह से एक गार्डन रिच नामक स्थान है। क्या स्थान है दोस्तों? गार्डन रिच। ये गार्डन रिच दोस्तों कहां पड़ता है? पड़ता है कलकत्ता में। कहां पड़ता है दोस्तों? कलकत्ता यानी बंगाल में, यहां भी पोत निर्माण केंद्र है। और जो अगला लिखिएगा दोस्तों विशाखापट्टनम। मुख्य रूप से यही तीनों चारों हैं, तो याद रखेगा विशाखापट्टनम, याद रखेगा विशाखापत्तनम। ठीक है, पत्तनम। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह यही दोस्तों, याद रखेंगे। तो प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक है, पूछे परीक्षा में कि प्राकृतिक रूप से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, प्राकृतिक रूप से सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह दोस्तों भारत में कौन सा है? तो विशाखापत्तनम याद रखेंगे। और विशाखापत्तनम में पोत निर्माण भी होता है। ठीक है, तो कुछ नया मिला, सीखने को मिलेगा। अपनी क्लास में हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों जो है ये जनसंख्या नगरीकरण वाले चैप्टर से सुनिए। मेंस परीक्षा 2014 में सवाल पूछा कि जनगणना 2001 के अनुसार, 2001 वाली जनगणना के आधार पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई गई। ठीक है, वैसे अनुसूचित जाति की बात करेंगे दोस्तों, तो अनुसूचित जाति की जाति पूछ रहा है ना, तो जाति की जनसंख्या 2001 में दोस्तों ये आंकड़ा था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग पाए जाते थे 2001 की जनगणना में, याद रखेंगे। इसी तरह से आपसे अब नया सवाल पूछ सकता है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। अनुसूचित जाति मतलब कोई भी एससी निवास नहीं करती। तो इसमें दो राज्यों का नाम आता है, एक नाम आता है दोस्तों नागालैंड का, और दूसरा नाम आता है अरुणाचल का। किसका नाम आता है दोस्तों? नागालैंड और अरुणाचल है दो ऐसे राज्य हैं जिसमें एससी नहीं पाई जाती, एससी की कोई जाति निवास नहीं करती। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करा दोस्तों, एससी नहीं, यहां पर मामला एसटी का दे रहा है कि सबसे ज्यादा एसटी कहां पाए जाते हैं, तो एसटी पाए जाते हैं दोस्तों मिजोरम में। पूर्वोत्तर की तरफ एससी नहीं होते हैं, वहां मिजोरम में एसटी पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा एसटी के लिए जाना जाता है मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, ये सब दोस्तों किसमें है? याद रखेगा ये सब एसटी के लिए हैं, एससी नहीं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अच्छा एसटी दोस्तों वो भी केंद्र शासित में दे रहा दोस्तों, एक तो एसटी ऊपर से केंद्र शासित में, तो याद रखेगा लक्षद्वीप का नाम याद रखेगा। किसका नाम दोस्तों? लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा एसटी पाया जाता है, याद रखेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात की गई है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश की बात एससी के मामले में ध्यान दिया जाए, एससी के मामले में, ठीक है, तो सर्वाधिक एससी कहां पाई जाती है? याद रखेगा सीतापुर में। कहां पर दोस्तों? सीतापुर में सबसे ज्यादा, और सबसे कम कहां पाई जाती है? तो याद रखेगा बागपत जिले में। ठीक है, ज्यादा और कम की बात याद रखेगा कहां पाया जाता है, तो ये सवाल भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित सवाल और मेंस परीक्षा 2014 में सवाल आया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करा, सीएजी की बात करा दोस्तों, करा सीएजी की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदारी दोस्तों किसकी है, ये बताना आपको। ठीक है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी कौन कर सकता है? तो लिख रहा राष्ट्रपति कर सकता है, कि सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, कि संसद कर सकता है, कि राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी का स्थापना दोस्तों अगस्त 1954 में हुआ था। कब? 52-54 बताइए, 1952-54 प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 51 में स्टार्ट हो गया था, 54 नहीं 52 होगा ना,
मुझे जो याद आ रहा है 52 होना चाहिए, ठीक है 52, ठीक है 54 नहीं 52 करिएगा, 52, ठीक है। तो याद रखेगा अगस्त 52 में। अब बात आता है कि दोस्तों कौन इसके टीका टिप्पणी के लिए जिम्मेदार है, तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति। यहां सर्वोच्च न्यायालय और संसद के पास कोई पावर नहीं। अगर मैं सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अनुच्छेद 124 में प्रावधान किया गया है और संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में प्रावधान किया गया है। कहां पर दोस्तों 79 की 78 या 79, ठीक है। एक तो होगा लोकसभा, एक राज्यसभा, राज्यसभा 80, उसके बाद 81 में लोकसभा, ठीक है। करा सीएजी के बारे में दोस्तों, सीएजी के पद का उल्लेख कहां है, तो सीएजी के पद का उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद 148 में। इसी तरह से दोस्तों महाधिवक्ता आपसे पूछता है, क्या पूछता है, महाधिवक्ता का उल्लेख कहां दोस्तों, तो अनुच्छेद 165 में। कहां पर 165 जो अनुच्छेद दोस्तों, वहां महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया, ठीक है। वो भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अच्छा, इसी तरह पूछता महान्यायवादी, महान्यायवादी का उल्लेख कहां दोस्तों, महान्यायवादी, ठीक है। तो इसके बारे में अनुच्छेद 78 में बताया गया ना, कहां पर 78, ठीक है। चलिए, करा सीएजी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्यवाही करती दोस्तों, तो यहां आप पढ़े होंगे लोक लेखा समिति के बारे में। किसके बारे में, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में मेंबर कितने होते हैं दोस्तों, तो 15 + 7, यानी लोकसभा के 15 मेंबर और राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है इसे, ठीक है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है दोस्तों, जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो याद रखेगा लोक लेखा समिति को कहा जाता है। अगला सवाल, भारत के प्रथम सीएजी कौन थे दोस्तों, तो वी नरहरि राव थे। कौन थे दोस्तों, वी नरहरि राव याद रखेंगे, भारत के पहले सीएजी थे, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया सवाल है सब, एक से बढ़कर एक सवाल, और ऐसे ही पूछे जाते हैं सवाल। आयोग के प्रश्नों को जब इतना तोड़ मरोड़ कर आप पढ़ोगे तब दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और लिंक करने से विषय आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, अगला सवाल भी मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया, भौतिक रसायन विज्ञान संबंधी सवाल है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन के में बिल्कुल नहीं। विटामिन के दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में दोस्तों मदद करता है। किसका, रक्त का थक्का दोस्तों इसी वजह से बनता है। विटामिन के अगर न रहे तो दोस्तों शरीर के बाहर जब कभी रक्त निकलेगा तो थक्का नहीं बनेगा और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। विटामिन B12 याद रखेगा दोस्तों, कोबाल्ट इसी में होता है। यहां विटामिन सी और विटामिन 2 दोस्तों ये बिल्कुल गलत दिया है, ठीक है। करा कार्बोहाइड्रेट और अन्य पदार्थों के उपापचय में दोस्तों कौन भाग लेता है। कार्बोहाइड्रेट, सीधे याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में कौन सा विटामिन भाग लेता है दोस्तों, तो याद रखेगा विटामिन B2। कुछ नया सवाल हो जाए ये आप याद रखेंगे। अच्छा, विटामिन B2 का नाम क्या दोस्तों, तो B2 का रासायनिक नाम है दोस्तों पायरेडॉक्सिन। क्या नाम दोस्तों, पायरेडॉक्सिन कहते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन बी की फैमिली दोस्तों कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे आते हैं, B2, B3, B5, B6, B12 सब आते हैं दोस्तों, B7 भी आता है। उसी दौरान दोस्तों B6 का रासायनिक नाम आपसे पूछ रहा है, तो B6 का क्या होता है दोस्तों, मैं गलत बता दिया। राइबोफ्लेविन याद रखेगा, विटामिन B2 का है, ठीक है। राइबोफ्लेविन, क्या नाम है दोस्तों, राइबोफ्लेविन याद रखेगा, ये विटामिन B2 का है। और विटामिन B6 में क्या आ जाएगा दोस्तों, पायरेडॉक्सिन। क्या आ जाता है दोस्तों, पायरेडॉक्सिन याद रखेगा, विटामिन B6 के लिए, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों विटामिन ई दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन ई क्या करता है जरा ध्यान दीजिएगा। विटामिन ई दोस्तों ये बांझपन के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए दोस्तों, बांझपन के लिए, ठीक है, बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे विटामिन B12 में जो कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों उसका यूज नहीं समझ पाते हैं, भाई इससे होता क्या क्या है। तो आपने आरबीसी का नाम सुना है, रेड ब्लड सेल्स का नाम सुना है। शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी अगर आपने विटामिन B12 नहीं लिया, क्या हो जाएगा, आरबीसी कम बनेगा। इसके अलावा दोस्तों शरीर में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो न्यूरॉन्स दोस्तों रिपेयर नहीं हो पाते हैं, वो ठीक से काम नहीं करेंगे। उसी तरह से जो आपके शरीर में डीएनए है ना, उसमें भी दोस्तों क्या हो जाता है, मिस्टेक हो सकता है विटामिन B12 के न काम करने के कारण या न मिलने के कारण। काम न करना मतलब न मिलने के कारण, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल मेंस परीक्षा 2013 में पूछा गया था, जीव विज्ञान का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए
कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं, यानी पौधे भी कीट खा जाते हैं दोस्तों। ये किसको पूरा करने के लिए? तो मैग्नीज नहीं दोस्तों, जब उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो जिन पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिलता, मतलब ऐसे पौधे ऐसी मिट्टी पर उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसी कारण दोस्तों इन्हें कीटों का भक्षण करना पड़ता है। कर ऐसे पौधे जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं दोस्तों, तो निर्भर हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें परपोषी कहा जाता है। अगर निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन स्वयं बनाते, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से कीट भक्षी पौधों का उदाहरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो जो सबसे ज्यादा परीक्षा में आता दोस्तों, वो आता है दोस्तों नेपेंथिस। क्या आता है दोस्तों? नेपेंथिस। ये आप याद रखेगा, सबसे ज्यादा दोस्तों परीक्षा में ये नेपेंथिस ही आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? और मिलेगा कोबरा लिली। क्या मिलेगा दोस्तों? ये पौधों का नाम है दोस्तों, याद रखेगा। जो कीट भक्षी पौधे में उनकी बात कर रहा हूं। वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। उड़ते हुए जीवों को दोस्तों ये पौधे क्या कर लेते हैं? पकड़ लेते हैं और उसके बाद मारकर खा जाते हैं। इसी तरह से जेनलीसिया, सही बताया, मेरा दिमाग काम कर रहा है कि हिंदी में नाम है कीटभक्षी पौधा, बहुत बढ़िया नाम है यार। अमरबेल नहीं, अमरबेल तो पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है, फैल जाता है, बहुत अच्छा नाम है दोस्तों। घटपर्डी, क्या नाम दोस्तों? घटपर्डी, ठीक है। घटपर्डी का पौधा, ठीक है, घटपर्डी है ना, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये भी हो जाएगा। कीटभक्षी पौधे उस मृदा पर उगते हैं जिनमें कमी होती है। किसकी कमी होती है दोस्तों? जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसी मिट्टी पर ही ये कीटभक्षी पौधे पैदा होते हैं। इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, ये मैं कुछ अपने से नहीं दे रहा हूं, जो आयोग ने पूछा हम तो उन्हीं सवालों पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों इकोनॉमिक्स का है। उसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा अपने टेस्ट सीरीज के बारे में। तो आप आइए दोस्तों, हमारे लिए एक टेस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया हमारे टीम की तरफ से, जिसमें मॉक टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर है, करंट अफेयर है। सारे एग्जाम के लिए दोस्तों अलग अलग आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। तो आप मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, एमएसएमईडी, ये कब पारित किया गया था दोस्तों? तो इसे कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2006 में, शायद 2 अक्टूबर तिथि है दोस्तों, 2 अक्टूबर 2006 को ये एमएसएमई, जिसे हम सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय कहते हैं दोस्तों, ये आया था एक नया एक्ट के रूप में। कह रहा एमएसएमई का भारत में जीडीपी में योगदान कितना दोस्तों? तो जो हमारा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो जीडीपी है दोस्तों, उसमें ग्रोथ कितना होता है इस एमएसएमई की वजह से? तो याद रखिएगा, जीडीपी में इसका योगदान है पूरे 8% का। जबकि दोस्तों निर्यात बाजार, अगर एक्सपोर्ट की बात करें, तो एमएसएमई की वजह से दोस्तों भारत को बहुत फायदा मिल रहा है, और एक्सपोर्ट में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 40% का कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से जो विनिर्माण क्षेत्र है, इसकी बात करें तो यहां पर कंट्रीब्यूशन बढ़ के 45% हो जाता है। किस मामले में? अगर हम बात करते हैं विनिर्माण की, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एक चीज दोस्तों मैं और बताना चाहूंगा, जो परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, 2 चीजें। एक तो दोस्तों इन तीनों के बारे में 2 चीजें पूछता है। एक तो पूछता है निवेश के बारे में कि निवेश कितना होना चाहिए, एक पूछता है दोस्तों टर्नओवर के बारे में। पहले मामला समझिए क्या है। मतलब आप तब बताएंगे कि कोई उद्योग जो है सूक्ष्म उद्यम है, सूक्ष्म उद्योग है, मध्यम उद्योग है, या फिर क्या है वो लघु उद्योग है। ये कब डिसाइड करेंगे दोस्तों? तो याद रखेगा, अगर निवेश 1 करोड़ से कम हो जाए, ठीक है, 1 CR से निवेश क्या हो दोस्तों? कम हो, तो उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। लेकिन जैसे ये निवेश बढ़कर दोस्तों 10 करोड़ तक चला जाता है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम, तब ये इसमें आ जाता है। और जब ये निवेश बढ़ के 20 करोड़ तक चला जाता है, ठीक है, 20 करोड़ से अधिक, तब दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तब इसे दोस्तों मध्यम उद्योग के नाम से जानते हैं, ठीक है। 20 करोड़ से अधिक का सिंबल मत लगाइए, कम लगाइए, ठीक है, अधिक नहीं कम, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर मैं निवेश की बात करूं, अगर इतना इतना निवेश है तब, लेकिन टर्नओवर के लिए एक अलग आंकड़ा है। टर्नओवर कहा गया दोस्तों सूक्ष्म उद्यम के लिए जो टर्नओवर दोस्तों 5 करोड़ का टर्नओवर है। कितना दोस्तों? 5 करोड़ का टर्नओवर। उसी तरह से लघु उद्यम के लिए जो टर्नओवर है दोस्तों वो 10 करोड़, मतलब 5 करोड़ से कम, 10 करोड़ से कम, ठीक है। 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तब उसे क्या कहा जाएगा? लघु उद्योग कहा जाएगा। 10 करोड़ से कम का टर्नओवर है, सॉरी, इससे सूक्ष्म कहा जाएगा। 10 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो उसे लघु उद्योग या लघु उद्यम कहा जाएगा। और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है, 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तब उसे क्या कहा जाएगा? मध्यम उद्योग कहा जाएगा। इसको आप एग्जैक्ट एकदम याद कर लो, ठीक है। तो फिर से दोस्तों मैं एक बार बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, यहां पर 1 है, 10 है, 20 है। यहां पर कितना है? यहां पर 5 है, बीच में देखिए दोनों 10-10 पे हैं, ये सिमिलर है, ठीक है।
5 है, 10 है और फिर सीधा 100 है। ये आप याद रखेंगे, एक आंकड़ा एक ग्राफ के रूप में से आप याद रखेगा। एक तरफ निवेश, पहले निवेश करेंगे बाद में टर्नओवर बनेगा, तो ये आंकड़ा आपको याद रखना है क्योंकि यही दिमाग से स्किप कर जाता है। लघु जो है दोस्तों बहुत आसान है, दोनों में बराबर बराबर है। 10-10 करोड़ की बातें दोस्तों ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों पर्यावरण से संबंधित सवाल है कि मृदा क्षारण को रोका जा सकता है। मृदा क्षारण यानी मृदा को क्षारित होने के कैसे रोक सकते हैं? सघन वर्षा से। जितना ज्यादा वर्षा होगा मिट्टी का कटाव उतना ज्यादा होगा। सघन वर्षा से क्या होता है? याद रखिएगा, मृदा कटाव होता है, मृदा कटाव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, वनों के विनाश से दोस्तों स्पेस होना चाहिए, उससे भी दोस्तों क्या होता है? देखिए वन जो होते हैं, मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए वृक्ष है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई वृक्ष है, ठीक है, ये कोई वृक्ष है दोस्तों, तो ये क्या करता है, इसकी जो जड़ें होती है ना, ये जड़ें क्या करती है? मिट्टी को बांधे रखती हैं। ये जड़ें क्या करती है दोस्तों? जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है, मिट्टी को बांधे रखती है। ठीक है, जड़ें मिट्टी को बांधे के रखती है। अब अगर यदि वृक्ष का कटाव हो जाए, वृक्ष कट जाए, तो इस जड़ तो रहेगा नहीं, तो मिट्टी को कौन बांधेगा? तो याद रखेगा, वनों के विनाश से भी दोस्तों मृदा का कटाव होता है। वन रोपण बहुत बढ़िया चीज है, अतिचारण नहीं। अतिचारण मतलब क्या होता है? वनों को सफाई कर देना और फिर वहां खेती करना। भाई वन भी जरूरी है और खेत भी जरूरी है। खेत इसलिए जरूरी है कि वहां से व्यक्ति अन्न उपजा सकता है, और वृक्ष इसलिए जरूरी है क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वनारोपण याद रखेगा, सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ अलग सवाल देता हूं कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान याद रखेगा दोस्तों, ये करनाल में स्थित है, करनाल में। ठीक है, करनाल में स्थित है। करनाल कहां दोस्तों? करनाल आपके हरियाणा में स्थित है। ठीक है, करनाल कहां दोस्तों? हरियाणा में। इसी तरह से पूछ सकता है कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, ठीक है, मृदा मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या नाम देते हैं दोस्तों? याद रखेगा, इसे हम कहते हैं पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, यहां पे सवाल अलग दे रहा है, कहता है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहां है दोस्तों? तो ये जो संस्थान है ये आपके भोपाल में स्थित है। कहां पर है? भोपाल। अब भोपाल कहां दोस्तों? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां दोस्तों? ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी तरह से लिख रहा है कि केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो याद रखेगा दोस्तों, ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहां दोस्तों? ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान संस्थान तो बड़ा क्लोज टाइप का है, मतलब अगर आपने पढ़ा नहीं ना तो हमेशा कंफ्यूजन में गलत ही जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, ये सवाल भी आपके पर्यावरण से संबंधित सवाल है। पहले हम लोग कृषि से संबंधित सवाल करते थे, लेकिन जितना परीक्षा में पूछा गया वो सब सवाल मैंने आपको पढ़ा दिया, तो कृषि का सवाल समाप्त हो गया। इसीलिए अब सीधे सीधे हम लोग क्या कवर करते हैं? पर्यावरण के 2 सवाल देखते हैं। तो ये सवाल भी दोस्तों प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? जो विश्व धरोहर स्थल दोस्तों उसके बारे में बताइए। तो बोलीविया का रेड लैगून ये भी धरोहर स्थल नहीं है, डोमिनिका की बॉइलिंग झील ये भी नहीं है, चीन का 5 फ्लावर नहीं है, लेकिन क्रोएशिया की जो प्लिटविस झील है दोस्तों, ये आप याद रखेगा विश्व धरोहर है। ये जो प्लिटविस झील है क्रोएशिया में, याद रखेगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर दोस्तों 16 झीलें हैं एक साथ। ठीक है, तो आप ये लेकर, अच्छा सवाल है। ये कह रहा रेड लैगून झील दोस्तों कहां पर स्थित है? तो रेड लैगून कहां पर स्थित दोस्तों? ये बोलीविया में स्थित है। कहां पर दोस्तों? यह बोलीविया में स्थित, आपके प्रश्न में दिया है। बॉइलिंग झील दोस्तों कहां पर है? यह आपके डोमिनिका में पड़ता है। डोमिनिका स्टेट का नाम सुना होगा। ठीक है, डोमिनिका एक देश है दोस्तों, वहां पर स्थित है। डोमिनिका कहां पड़ता है दोस्तों? एक कैरिबियन कंट्री है। कहां पर दोस्तों? यह कैरिबियन द्वीप के पास स्थित है, याद रखेंगे। इसी तरह से 5 फ्लावर झील दोस्तों ये कहां पर है? यह चीन में स्थित है। कहां पर स्थित दोस्तों? 5 फ्लावर झील कहां पर स्थित है? यह चीन में स्थित है। चीन में कहां पर? तो जियू झाइंगो, क्या नाम दोस्तों? जियू झाइंगो एक स्थान दोस्तों चीन में, वहां पर दोस्तों 5 फ्लावर स्थित है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे दोस्तों। अभी अगर ये विश्व धरोहर स्थल की बात कर रहा है तो मैं बताना चाहूंगा भारत में 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया शांति निकेतन को। किसे घोषित किया गया दोस्तों? शांति निकेतन का नाम सुना ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। कहां पर दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। ये सवाल आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसे दोस्तों अभी 42वां विश्व धरोहर घोषित किया गया। इसी तरह से 41वां विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया दोस्तों? 41वां दोस्तों होयसल मंदिर समूह,
होयसल मंदिर का दोस्तों समूह है, ठीक है। इसे दोस्तों घोषित किया गया। होयसल मंदिर कहां पड़ता है दोस्तों, ये कर्नाटक में स्थित है। होयसल मंदिर कहां पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और ये जो दोनों स्थान दोस्तों, इन दोनों स्थानों को 2023 में घोषित किया गया, ठीक है, 2023 में। इसके पहले दोस्तों 40वां और 39वां, ये भी मुझे लगता है आपको याद रखना चाहिए। तो 40वां विश्व धरोहर स्थल दोस्तों किसे घोषित किया गया था, तो धौलावीरा को घोषित किया गया था, जो कि कच्छ के रण में स्थित है, ठीक है, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा कहां दोस्तों, ये आपके गुजरात राज्य में है, याद रखेगा। और उसके भी पहले रमप्पा मंदिर, ठीक है, रमप्पा मंदिर याद रखेगा, रमप्पा मंदिर। यह मंदिर कहां दोस्तों, यह तेलंगाना में स्थित है। रमप्पा कहां पर है, तेलंगाना में। रमप्पा मंदिर को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, रुद्रेश्वर मंदिर। रमप्पा को किस नाम से जानते हैं, याद रखेगा, रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये आप याद रखें, ठीक है। तेलंगाना में स्थित है। तो वर्तमान में कुल 42 विश्व धरोहर स्थल है, भारत में स्थित है। कितने दोस्तों, 42। कितने कहां पर हैं दोस्तों, ये भारत में स्थित है। एकदम लेटेस्ट है, अपडेट है, इससे ज्यादा अंदर से सवाल नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों यूपी स्पेशल का सवाल है, बहुत ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। लिख रहा मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र में नहर सिंचाई का प्रतिशत दोस्तों कितना है। मतलब दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कई साधन हैं। नहरों से भी सिंचाई होता है, ट्यूबवेल से सिंचाई होता है, कुओं से सिंचाई होता है। उस दौरान दोस्तों कितनी सिंचाई नहरों से होती है, तो याद रखेगा 30%। कितना, 30% दोस्तों नहरों से सिंचाई होती है, याद रखेगा। अच्छा, भारत में दोस्तों भारत में नहर दोस्तों किसने बनवाए, यानी नहरों का जन्मदाता दोस्तों किसे माना जाता है, तो नहरों का जन्मदाता माना जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। किसे माना जाता है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। पहले दोस्तों नहरों का निर्माण इसी ने कराया था। इसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर इसने भी दोस्तों और बड़े लेवल पर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, यहां पर और ज्यादा जाल बिछाया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है, तो उसके शासनकाल की भी हम बात करते हैं। तो वहां भी हम यहां तो नहरों का जाल पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखेगा तुगलक वंश के द्वारा दोस्तों भारत में नहरों का विस्तार किया गया। अभी जो सवाल कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, कहां पर, किस क्षेत्र में होती है, तो ऐसे तो हमने 30% पढ़ लिया, लेकिन सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती है और सबसे ज्यादा खेती भी उधर ही होती है, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सबसे ज्यादा सिंचाई किस चीज से की जाती है, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में नहरों से भी ज्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है, ठीक है। नलकूप मतलब सीधे सीधे कहिए ट्यूबवेल द्वारा, किसके द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा दोस्तों सिंचाई होती है, गांव-गांव लगे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र में योगदान कितना दोस्तों, किसका योगदान है, तो सबसे ज्यादा नलकूप का है, नलकूप का योगदान है। नलकूप के बाद दोस्तों नहरों का योगदान है, और नहरों के बाद दोस्तों किसका योगदान है, कुआं का योगदान है, ठीक है। नहरों के बाद जाके कुआं का नंबर आता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दोस्तों ये भी यूपी स्पेशल का सवाल है। पहले हम साइंस टेक का सवाल कर रहे थे, अब साइंस टेक के पूरे सवाल आपको पढ़ा दिए गए, तो सीधे सीधे हम आ जाते हैं। और ये जो सवाल है यूपी स्पेशल के दो सवाल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेंस परीक्षा 2016 में सवाल आया कि आप सुमेलित कर दीजिए, जैसे पीतल का सामान, तो पीतल का सामान दोस्तों, पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद फेमस है, ठीक है। माचिस के लिए बरेली फेमस है, खेल के सामान के लिए मेरठ फेमस है, ठीक है। और लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। तो बन जाएगा क्या, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा। तो 3 4 1 2 उत्तर चूज कर लीजिए। 3 4 1 2 यानी ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों ये सही जवाब हो जाएगा। तो पीतल के सामान के लिए किसे जाना जाता है दोस्तों, यह मुरादाबाद को जाना जाता है। पीतल का सामान वही होता है। माचिस उद्योग के लिए बरेली को जाना जाता है, और बरेली को सूरमा उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों, सूरमा उद्योग, ठीक है। काजल वगैरह बनता है, सूरमा माने क्या दोस्तों, काजल, ठीक है। काजल उत्पादन के लिए भी बरेली को जाना जाता है। खेल का सामान के लिए दोस्तों मेरठ को भी जाना जाता है, और खेल के सामान दोस्तों वाराणसी को भी जाना जाता है। लकड़ी पर नक्काशी के लिए याद रखेंगे सहारनपुर को जाना जाता है, ठीक है। इतना तो हो गया। अब कुछ नए भी मैंने जोड़ दिया। हमने कहा बस खाली इतना पढ़ने से क्या फायदा है, तो लिखा ही है, कुछ नया पढ़ते हैं। अलीगढ़, अलीगढ़ के दोस्तों ताले प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। तो ताला और हार्डवेयर दोनों यहां पर लिखेगा, ठीक है। आजकल परीक्षा में कुछ अपडेटेड चीजें मिल रही हैं। इसी तरह से औरैया याद रखेगा दोस्तों, औरैया
खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है। किसके लिए दोस्तों? खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, तो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। उसी तरह से अयोध्या, ठीक है, राम मंदिर बनी गया है तो अयोध्या बड़े चर्चा में चल रहा, हो सकता है अयोध्या पे आयोग का दिमाग चला जाए। तो अयोध्या दोस्तों गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? यह गुड़ उत्पादन। मैं आंकड़ा दे रहा हूं दोस्तों ओडीओपी के हिसाब से, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है दोस्तों उसके आधार पे बता रहा हूं। इसी तरह से एटा जो है दोस्तों याद रखेंगे। अच्छा, ये औरैया में दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण में खास करके घी की बात होती है, ठीक है, इसको याद रखेगा। और एटा की बात करेंगे तो एटा दोस्तों घुंघरू और घंटियों के लिए जाना जाता है। किसके लिए दोस्तों? घुंघरू और घंटियों के लिए दोस्तों जाना जाता है। इसका उत्पादन दोस्तों एटा में होता है, ठीक है। प्लस पीतल वगैरह के सामान यहां बनते हैं, पीतल की घंटियां, पीतल के घुंघरू वगैरह, ये सब के लिए दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल विविध वाले से आता है, ठीक है, जो कहीं नहीं आता उसे हम लोग विविध में रख के पढ़ते हैं। और ये सवाल भी देखिए संजोग ये मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है कि नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है, ठीक है। नवरात्रि, वैसे नवरात्रि में हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम अपने यहां नवरात्रि की बात करते हैं दोस्तों, नवरात्रि की बात करते हैं तो नवरात्रि में हम क्या करते हैं? दुर्गा माता की पूजा करते हैं, दुर्गा माता की दोस्तों पूजा करते हैं, याद रखेगा। और हम इसे शारदीय नवरात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्र कहते हैं, ठीक है, नवरात्र कहते हैं, ठीक है, शारदीय नवरात्र कहते हैं, ठीक है। पहली बात अगर वर्तनी की दृष्टि से देखेंगे तो नवरात्र गलत शब्द, नवरात्रि गलत शब्द है, शुद्ध क्या है दोस्तों? नवरात्र शुद्ध है, ठीक है, ये याद रखेगा। लेकिन अब लिखा है तो क्या कर सकते हैं, यहां केरल जवाब हो जाएगा। केरल में जो नवरात्रि होती है उसमें 9वां दिन जो होता है उस दिन दोस्तों किसकी? सरस्वती जी की पूजा होती है, इसको याद रखेगा। खास करके केरल और तमिलनाडु में, कहां पर दोस्तों? केरल और तमिलनाडु, ये दो स्टेट ऐसे हैं जहां 9वें दिन, शारदीय नवरात्रि के 9वें दिन दोस्तों सरस्वती जी की पूजा होती है, याद रखेगा। इसी तरह से शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन, आज 9वां दिन है, 10वें दिन दोस्तों कहां पूजा होती है? सरस्वती जी की पूजा होती है, लेकिन 10वें दिन याद रखेंगे, 10वें दिन दोस्तों सरस्वती की पूजा। यहां क्या कहानी थी? यहां 9वें दिन सरस्वती की पूजा थी, ठीक है, यहां 10वें दिन। तो 10वें दिन की बात करेगा तो आंध्र प्रदेश याद रखेगा, आंध्र प्रदेश से ही दोस्तों अलग हुआ था ये आपका तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी दोस्तों याद रखेगा इसी दिन 10वें दिन दोस्तों पूजा होती है। इसके अलावा कर्नाटक जो छूट गया है, कर्नाटक भी दक्षिण भारत का राज्य है, बाकी केरल तमिलनाडु हमने कवर ही कर लिया। तो ये जो 3 राज्य हैं दोस्तों यहां पर 10वें दिन पूरा पूजा होता है, याद रखेगा। फिलहाल जो आयोग ने आंसर माना था इस सवाल का उसमें उसने केरल माना था, तो मैंने भी आपको बता दिया केरल जवाब होगा, ठीक है। तो सेशन दोस्तों आज का ही समाप्त होता है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें लॉन्च किया गया, हम लोग बहुत सारी किताबें हैं, आप एक बार विजिट कीजिए हमारे चैनल पर, हमारे वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर आपको किताबें मिल जाएंगी। ये किताबें विषय वाइज भी मिल जाएंगी और परीक्षा के आधार पर भी किताबें मिल जाएंगी। ये हमारा नया हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पर व्हाट्सएप पे आप संपर्क कीजिए, ठीक है, कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे। बाकी कॉलिंग के लिए और भी नंबर मैंने जारी किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ये 6350099191 है, याद रखेंगे। जिस किसी को पीडीएफ की जरूरत हो, स्टडी मटेरियल की जरूरत हो कि सर हम फ्री में स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फ्री स्टडी मटेरियल जो दोस्तों ये आपको हमारा एक नया वेबसाइट नहीं अभी उसकी केवल एप्लीकेशन है दोस्तों, स्टडी 91 प्लस। क्या नाम दोस्तों? स्टडी 91 प्लस का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को ज्वाइन करेंगे तो यहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, प्लस दोस्तों सभी क्लासेस पर दोस्तों डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। जो ऐप पर क्लासेस चल रही हैं उस ऐप के अलावा अगर आप यहां से ज्वाइन करते हैं तो यहां पर डिस्काउंट में आपको मिल जाएगी क्लासेस, ये भी मौजूद है, ठीक है। तो चलिए सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक निवेदन रहेगा आप सभी से कि क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं अपने मन से अपना 100% दे रहा हूं, बाकी मुझे पता है आज नहीं कल ये क्लास मिलियंस में चलने वाली है, ठीक है। मैं अपना दिल लगा के पढ़ा रहा हूं ना, जब कोई काम मैं मेहनत से करता हूं तो पक्का वो वीडियो वायरल होता है। मुझे पता है आज नहीं कल इसका भी समय आएगा, ठीक है। लेकिन आप जुड़े रहिए और लोगों को बताइए कि लोग स्टडी 91 से आकर जुड़ें और अपनी तैयारी करें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।